हाय एवरीवन, वेलकम टू इंस्टीट्यूट क्लासेस। तो फ्रेंड, आज हम लोग हिंदी पेडालॉजी डिस्कस करने वाले हैं जो आपका सीटेट एग्जाम 21 जनवरी को होना है। उसमें ये क्लास आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगी। यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हिंदी पेडालॉजी ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए होने वाली है, क्योंकि पेडालॉजी जो होती है वो पेपर 1 और पेपर 2 की दोनों की सेम होती है। ठीक है, पहला मॉक टेस्ट है। तो लास्ट में आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बन पा रहा है। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए बेनिफिट रहेगी और बाकी ये एनसीईआरटी पे आपके आधारित है। ये मत डाउट रखिएगा कि ये कहीं से भी क्वेश्चन आपको मैं करवा रही हूँ। तो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी पे आधारित होने वाले। हिंदी पेडालॉजी अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। 27 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो एक एक करके क्वेश्चन कर लेते हैं। इसे लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। बाकी हम लोगों ने सीडीपी बहुत अच्छे से कवर की हुई है। काफ़ी मैंने प्रैक्टिस सेट भी इसके डाले हुए हैं वीडियो के, तो आप लोग वो भी जा करके देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो। बाकी हम लोग आज हिंदी पेडालॉजी अच्छे से कवर करने वाले हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली शाम 4 बजे आपको सीटेट से रिलेटेड वीडियो मिलती हैं जो कि आपके एनसीईआरटी पे आधारित होती हैं। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम में अपना सीटेट क्लियर कर लिया था सेल्फ स्टडी करके, बाकी यूट्यूब का मतलब यूट्यूब की हेल्प लेके, वैसे ही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। आपका भी सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सीटेट क्लियर होना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि बीपीएससी में हर साल अब वैकेंसी आने वाली है। और जब तक आपका सीटेट क्लियर नहीं होगा आप कहीं भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो सीटेट क्लियर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक एक करके। ये रहा पहला क्वेश्चन। कौन सी आयु से स्वर्णिम विज्ञान जागरूकता के तीनों स्तर, जैसे कि अक्षर हो गया आपका, तुकबंदी मतलब आप अक्षरों को मिला रहे हो, जैसे कि का तो ये एक अक्षर है, मतलब ये एक वर्ड हो गया। लेकिन तुकबंदी जैसे आपने कमल, ये एक में मिल गए तो एक शब्द बन गया। और स्वर्णिम विकसित होना शुरू हो जाते हैं, तो कौन सी वो एज है जिसमें बच्चे का अक्षर, तुकबंदी और स्वर्णिम विकसित होना शुरू हो जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है 3 से 4 वर्ष की आयु में, या फिर है 4 से 5 वर्ष की आयु में, 5 से 6 वर्ष की आयु में, या 6 से 7 वर्ष की आयु में। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 से 5 वर्ष की आयु में जो बच्चा होता है उसमें अक्षर, तुकबंदी, स्वर्णिम जैसे आवाजें मतलब वो बोलना शुरू कर देता है। 4 से 5 वो मतलब थोड़े बहुत छोटे मोटे वर्ड बोलना स्टार्ट कर देता है। बाकी जो स्वर्णिम होता है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हिंदी में आपके कभी कभी पूछ लेता है। तो इसका जो है क्वेश्चन 1, इसका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। रेखा अपने विद्यार्थियों को आरंभ, मध्य और अंत की ध्वनियों को पृथक पृथक कर पहचानने में मदद कर रही है। एक टीचर है, ठीक है, वो अपने जो उसके स्टूडेंट हैं उसको आरंभ में, मध्य और अंत की ध्वनियों को पृथक पृथक, जैसे कि मैंने कमल लिख दिया। अब इसका जो पहला वर्ड है ये का, ये मैंने अलग कर दिया। मध्य का वर्ड माँ हो गया, इसको मैंने अलग करवा दिया। ला है जो लास्ट का वर्ड है, इसको मैंने अलग करवा दिया। ठीक है, करने में मदद कर रही। इस तरह से वह उनके किस पहलू को मजबूत कर रही है? तो पहला ऑप्शन है आपका ध्वन्यात्मक जागरूकता, उनको ध्वनियों का ज्ञान करवा रही है, वर्ड का ज्ञान करवा रही है। या फिर आपका होगा आकृति मूलक जागरूकता, या फिर आपका होगा चित्र मूलक। तो चित्र मूलक की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही, कोई वहां पे चित्र तो बनवा नहीं रही है, तो ये आपका नहीं होगा। व्याकरण जागरूकता, व्याकरण की भी यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है, तो ये भी आपका क्वेश्चन नहीं होगा। इसमें जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें ध्वन्यात्मक जागरूकता का वो विकास कर रही है जो टीचर है। ठीक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आपका आकृति मूलक जागरूकता होता है उसमें ये रहता है कि जो ये वर्ड होते हैं आकृति मूलक जागरूकता, जैसे कि एक लास्ट का वर्ड सेम सेम रिपीट हो। जैसे कि मान लीजिए आपने लिख दिया भरता, तो ये ता आया लास्ट में। फिर लिख दिया आपने करता, तो ये लास्ट में ता आया। फिर आपने लिख दिया मरता, इसमें भी लास्ट में ता आया। तो जो वर्ड रिपीट होते हैं, जैसे आप ऐसे भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में वर्ड रिपीट हो जाए या लास्ट में वर्ड रिपीट हो, वो मैटर नहीं करता, बट वर्ड रिपीट हो रहे हैं अगर बार बार, तो उन्हीं को कहते हैं आकृति मूलक जागरूकता शब्द। ठीक, ये हो गया। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। मतलब ध्वन्यात्मक जागरूकता का विकास मजबूत पक्ष कर रही है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3।
निर्देशित पठन विद्यार्थियों को उन पठन युक्तियों के विकास के माध्यम से पठन प्रक्रिया पर बेहतर अधिकार प्राप्त करने में मदद करता है। जो तो इसमें पहला आपका है डिकोड करने और अर्थ निर्माण में मदद करती है, क्योंकि इसमें बात की जा रही है विद्यार्थियों को उन पठन युक्तियों के विकास में माध्यम से पठन प्रक्रिया को बेहतर कर रही है। ठीक है, या फिर आपका इसमें हो जाएगा टू डिकोड करने और कूटबद्ध करने में मदद कर रही है, या फिर आपका होगा सकारात्मक कल्पना। तो कल्पना अमेजन तो यहाँ पे कोई किया नहीं जा रहा है, पठन करने में मदद, पढ़ने की यहाँ पे की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसका फर्स्ट ऑप्शन से होगा कि अर्थ निर्माण। बच्चों को अर्थ मतलब पढ़े अगर तो उसका अर्थ समझ में आए, पढ़ना तभी सार्थक होगा जब आपको उसका अर्थ समझ में आएगा। तो इसमें जो है टीचर अर्थ निर्माण करने में मदद कर रही है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। भाषा के अंतःक्रियात्मक मॉडल के बारे में विषम कथन का चयन कीजिए, मतलब चयन करें। तो जो विषम कथन है, जो क्रियात्मक मॉडल क्या होते हैं, जो मतलब फिजिकली जो एक्टिविटी होती है, अपनी बॉडी से जो भी एक्टिविटी करना, मतलब खेल हो गया या कोई मतलब क्लास में कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसमें बॉडी इन्वॉल्व हो रही है, मतलब फिजिकली इन्वॉल्व आप हो रहे हो, उसको कहते हैं क्रियात्मक मॉडल। ठीक है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है पारस्परिक संबंधों के प्रति समझ बनाने के रूप में भाषा, या फिर आपका 2 होगा व्यक्तियों के बीच परस्पर सामाजिक लेन देन करने के साधन के रूप में भाषा। ठीक है, या फिर आपका होगा प्रमाणिक संदेश देने और प्राप्त करने के साधन के रूप में भाषा। तो प्रमाणिक की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी की बात हो रही है। फोर्थ है आपका व्याकरण और शब्दवली के परस्पर संबंध को स्थापित करने के साधन के रूप में भाषा। तो बिल्कुल सही, आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें व्याकरण और शब्दवली के परस्पर संबंध को स्थापित करने के रूप में मतलब भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। भाषा अधिगम में मौन अवधि चुनौतीपूर्ण है, यह कथन है। अधिगम चुनौतीपूर्ण मतलब मौन अवधि जो होती है अधिगम के दौरान, जब बच्चा लर्निंग करता है तो जो मौन अवधि होती है वो चुनौतीपूर्ण होती है। ये कथन सही है या आंशिक रूप से सही है, या फिर गलत है, या फिर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, मतलब लॉजिकली रूप से कोई ये सत्य नहीं है। तो मौन पठन को भी आपके पियाजे ने भी सपोर्ट किया और वाइगोस्की ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि मौन जो पठन होता है उसमें बच्चा खुद को गाइड कर रहा होता है। ठीक है, कि जब वो खुद को गाइड कर रहा होता है तो उसका संज्ञान यानी कि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी काफी अच्छा बेहतर हो रहा होता है। तो इसको जो आपका मौन पठन होता है, मौन अवधि होती है, उसको आपके वाइगोस्की ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और आपके पियाजे ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। तो ये सही है, कथन जो ये दिया हुआ है ये पूर्णतः सही है, क्योंकि जब मौन पठन करते हैं तो जो मेरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो भी बहुत अच्छे से हो रहा होता है, और फिर जो आप पढ़ रहे होते हो उस पर आपका ध्यान भी केंद्रित हो पाता है। तो ये पूर्णतः जो कथन है वो सत्य है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित में से कौन सी शब्द रचना की प्रक्रिया है, शब्द रचना की यहाँ पे बात की जा रही है। तो पहला आपका शब्द निर्माण है, पहले आप शब्द निर्माण करोगे, या फिर आपका होगा उद्धृत करना, या फिर आपका होगा संयोजन, या फिर आपका होगा मिलान। तो पहला स्टेप जो होता है शब्द रचना का, उसमें आपका शब्द निर्माण ही करने वाले हो, क्योंकि पहले मतलब गणन, पहले आप शब्द को निर्माण करोगे, फिर आप उद्धृत करोगे उसको, फिर आप उसका संयोजन करोगे, फिर आप उसको मिलान यानी आप उसको मैच करोगे। तो इसमें आपका जो है 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये सीक्वेंस में ही लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। शिक्षिका ने कक्षा 4th के विद्यार्थियों को 6 के समूह में बांटा और उन्हें बिना अंत वाली एक लघु कथा दी। कक्षा 4 के बच्चे हैं, उनको 6 के समूह में डिवाइड कर दिया और एक बिना अंत वाली एक लघु कथा दी। उसके बाद उसने कल्पना करने, चर्चा करने, अंतिम रूप देकर कहानी का अंत लिखने के लिए कहा, यानी कोई कहानी दी। वो पूरी कंप्लीट कहानी नहीं थी, उस पे बच्चों को कहा कि इस पे कल्पना करो, इस पे मतलब इमेजिन करो कि ये आखिर इसका एंड क्या होगा।
जैसे कि आप मान लीजिए कोई आप मूवी देख रहे हो और लास्ट में आपने नहीं देखी, तो आप मतलब हर अपने-अपने तरीके से लोग नज़रिए से अपना उसका एंड सोचेंगे कि इसमें लास्ट में ये हुआ होगा। कोई दूसरा व्यक्ति सोचेगा शायद इसमें लास्ट में ये हो के खत्म हो गई हो मूवी। तो सभी का अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और सभी की अपनी-अपनी थिंकिंग होती है। तो सभी अपने तरीके से सोचेंगे कि हाँ, इस मूवी में लास्ट में ये हुआ होगा या फिर ऐसे हुआ होगा। तो उसी तरीके से टीचर ने यहाँ पे हर बच्चे की थिंकिंग के बारे में जानने की कोशिश की है। ठीक है? इसीलिए कहा है कि इस पे लास्ट में कल्पना करो और आपस में फिर चर्चाएँ करो कि हाँ, इसमें लास्ट में ये हुआ होगा, तो दूसरा बच्चा कहेगा नहीं इसमें लास्ट में ये हुआ होगा। तो आपस में जब चर्चाएँ करेंगे तो एक-दूसरे की जो मतलब जो अनुभव है वो सीखेंगे एक-दूसरे से। फिर अंतिम प्रारूप उसपे एंड कैसे हुआ होगा, इस पे बातचीत जब होगी, उसके बारे में लिखने को कहा। तो यानी इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छा खासा हो रहा है। इस गतिविधि के द्वारा शिक्षिका उनके किस कौशल का विकास कर रही है? तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका, इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि रचनात्मक लेखन का विकास कर रही है। बच्चा एक्टिव है, इन्वॉल्व है, उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो भी बहुत अच्छा खासा हो रहा है। बाकी एक दूसरे से जब इंटरेक्ट हो रहे हैं तो वो एक दूसरे के फीलिंग्स को भी समझेंगे, मतलब और उनका जो है सहयोगात्मक भी बहुत अच्छा खासा बढ़ने वाला है। तो जो मतलब चर्चाएँ होती हैं क्लास में उसमें बच्चा जब चर्चाएँ करता है तो एक दूसरे के अनुभव सीखता है। उसमें कोलैबोरेटिव लर्निंग को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है आपके मतलब सीटेड में। तो इसमें आपका जो है रचनात्मक लेखन हो जाएगा, ठीक है? इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है। एक मंजीत नाम का लड़का है, वो टीचर से अलग तरीके से बात करता है, मतलब अलग तरीके की भाषा से शैली में बात करता है। अपने मित्र से कुछ अलग तरीके से और एक 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरीके से बात करता है। तो जब मान लीजिए जैसे कि आप हो, आप जब इस टीचर मतलब इस कॉलेज जाते हो तो टीचर से दूसरे तरीके से बात करते हो। जब आप अपने फ्रेंड लोगों से बात करते हो तो उनसे दूसरे के तरीके से बात करते हो। वहीं पे जब छोटा बच्चा होता है तो आप उससे दूसरे तरीके से बात करते हो। ये तो नहीं है कि जैसे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो वैसे आप टीचर से बात कर लोगे। जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करो वैसे आप छोटी बच्ची से बात कर लोगे, छोटे बच्चे से बात कर लोगे, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि हमको देखना पड़ता है कि सामने वाला एटलीस्ट है कैसा। वो मेरा फ्रेंड है तो हम उस तरीके से बात करेंगे, अगर वो मेरे पेरेंट्स हैं या हमसे बड़े हैं तो उनको हम उस तरीके से ट्रीट करेंगे। यदि मेरे सामने कोई छोटा-सा बच्चा है तो उसको हम उस हिसाब से ट्रीट करेंगे, ठीक है? तो ये बात की जा रही है यहाँ पे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरीके से करना है। तो बात सही है क्योंकि उसको ये पता है कि हमको कैसे किससे बात करनी है क्योंकि टीचर से वो दूसरे तरीके से बात कर रहा है, अपने मित्र लोगों से भी अलग तरीके से बात कर रहा है। ठीक है? बाकी छोटी बच्ची है तो उसको उस हिसाब से बात कर रहा है क्योंकि छोटी बच्ची को जैसे वो जिस भाषा में वो समझेगी आप उसी भाषा में तो बात करोगे, ठीक है? तो ये उसको सामाजिक स्थितियों में जो भाषा का प्रयोग होता है उसको अच्छे तरीके से पता है जो मंजीत है। भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है? ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका, इसमें 4 ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि उपयोगितावादी है वो। उसको पता है कि हमको कहाँ पे, किस लैंग्वेज में, किससे कितनी मात्रा में कैसे बात करनी है, ठीक है? उसको सारी इंफॉर्मेशन है। तो उसको सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग अच्छे से वो जानता है, यानी उसमें उपयोगितावादी दृष्टिकोण या सिद्धांत है। इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राकृतवादी की कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है? इसमें भी अर्थगत की भी कोई यहाँ पे बात नहीं की जा रही है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी एक बच्ची कभी-कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और ना ही अपने भाई-बहनों से सुने हैं। बिल्कुल सही बात है क्योंकि छोटी जब बच्ची है आप ध्यान भी नहीं दोगे वो कहाँ से बातें कैच करती। भाई उसने कोई कार्टून देखा वहाँ से कुछ वर्ड उठा लिए, उसने कोई मूवी देख ली, ठीक है? कोई गाना सुन लिया, तो वो लोग बात अगर आप वो कहीं खेलने भी गई है तो वहाँ से भी अगर किसी को बात करते हुए सुन लिया तो वो मतलब कहीं से भी अपने एनवायरनमेंट से वो कुछ भी वर्ड उठा लेती है। उसको थोड़ी ना पता है छोटी बच्ची है उसको क्या पता कि हमको ये वर्ड बोलने हैं कि नहीं बोलने हैं। तो उसकी माँ इस बात से परेशान है कि एटलीस्ट ये बच्ची सुन कहाँ से रही है, ठीक है? क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं।
उसका यह मत किससे प्रतिबंधित प्रतिध्वनित यानी मेल खाता है। क्योंकि माँ जानती है कि बच्चा अनुकरण करके सीखता है। ये लाइन यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो की बात अनुकरण की जा रही है। तो जब बच्चा अनुकरण करके सीखता है तो उसकी माँ ये परेशान है कि एटलीस्ट घर में तो ये वर्ड बोले नहीं जा रहे हैं, तो आखिर बच्ची मेरी सीख कहाँ से रही। क्योंकि हमको ये पता है कि जब छोटी बच्ची होती है वो अनुकरण के माध्यम से ही सीखती है। ठीक है, उनकी माँ का ये कहने का मतलब है। तो ये जो अनुकरण वर्ड है, इसी से आपको आंसर मिल जाएगा। बहुभाषावाद की तो यहाँ पे कोई बात नहीं की जा रही, क्योंकि वो मल्टीपल लैंग्वेज में तो बात कर नहीं रही है। व्यवहारवाद की भी सहजवाद की भी यहाँ पे कोई बात नहीं की जा रही। रचनावाद, वो खुद से तो कोई एक्टिविटी करके कोई वर्ड का निर्माण तो कर नहीं रही है, तो यहाँ पे रचनावाद की भी बात नहीं की जा रही। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि व्यवहारवाद ही व्यवहारवादों का ही मानना है कि बच्चा अनुकरण करके सीखता है। जैसे कि आपके स्कनर हो गए, वो कहते हैं कि बच्चा अनुकरण करके सीख लेता है। तो इसमें आपका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यवहारवाद। आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लोगे, लेकिन जो लास्ट की लाइन अनुकरण है, ये अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप अक्सर इसमें रचनावाद लगा देंगे या फिर बहुभाषावाद लगा देंगे। लास्ट, इसीलिए मैं कहती हूँ सीटेड में पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ना, लास्ट तक पढ़ना, अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि लास्ट में ही उसका निचोड़ छुपा होता है। लास्ट में नहीं लिख देंगे तो उसमें आप पॉजिटिव ढूंढने के चक्कर में गलत कर दोगे। लास्ट में ही क्वेश्चन का निचोड़ होता है, तो पूरा क्वेश्चन लास्ट तक जरूर पढ़िएगा, फिर आप क्वेश्चन को डील करिएगा। ठीक है, तो इसमें आपका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। सुजाता अपने विद्यार्थियों को वाक्य संरचना सिखा रही है। वह ड्रिल की विकल्प सूची का प्रयोग कर रही है। वह भाषा शिक्षण के किस उपागम का प्रयोग कर रही है। एक सुजाता है, विद्यार्थियों को वाक्य संरचना सिखा रही है, ठीक है, और ड्रिल की विकल्प सूची का प्रयोग कर रही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन से उपागम का वो प्रयोग कर रही है। पहला इसमें संरचना संरचनात्मक, या फिर आपका होगा व्याकरण अनुवाद। तो व्याकरण की यहाँ पे कोई बात नहीं की जा रही है। संप्रेषण बातचीत तो हो नहीं रही यहाँ पे। रचनात्मक भी नहीं होगा आपका, इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, संरचनात्मक। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। प्रतिस्थापन सूची किसके शिक्षण में इस्तेमाल की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसमें आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, व्याकरण। व्याकरण में ही प्रतिस्थापन सूची का प्रयोग किया जाता है। कविता में भी नहीं, शब्द अर्थ में भी नहीं, रचनात्मकता में भी नहीं। आपका जो व्याकरण होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियादी प्रदान करता है। बात यहाँ पे की जा रही है कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जहां बच्चे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले, जो उनका पूर्व नॉलेज है। हर बच्चा स्कूल आने से पहले कुछ ना कुछ वो जानता है, वो अपने इन्वायरमेंट से इन्वॉल्व होता है। जैसे जैसे उसका जो है बातचीत करने का उसका नॉलेज बढ़ने लगता है। तो ये नहीं आप कह सकते कि बच्चा जो स्कूल आता है उसको कुछ नहीं पता है। उसका पूर्व नॉलेज है, वो सही नॉलेज है या गलत है, वो आप बाद में डिसाइड करेंगे। बट ये नहीं कह सकते कि बच्चे को कुछ नहीं आता है, क्योंकि बच्चा अपने पूर्व अनुभव से पूर्व अनुभव जो उसका होता है उसी को आपको आधार बना के बच्चे को आगे बढ़ाना है। तो बच्चे का जो पूर्व नॉलेज है, जो उसने अनुभव लिया हुआ है, ठीक है, पहले विकसित कर लेते हैं। और जो बाद में अकादमिक कौशल जो बाद में स्कूल जाता है बच्चा, जो अकादमिक का मतलब होता है जो बच्चा स्कूल पहुंचा तो प्रोसेस एक नियम के तो नियम से ही सीखेगा, जो भी स्टेप, जो भी भाषा, जो भी उसको सीखना है। तो बात यहाँ पे की जा रही है वो बुनियादी प्रदान करता है। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा स्कूल जब आता है तो वो कुछ ना कुछ अपने अनुभव लेकर आता है अपने इन्वायरमेंट से। पहला है आपका उद्गामी साक्षरता, उद्गामी समाधान, या फिर उद्गामी पाठ्यचर्या, या फिर आपका होगा उद्गामी गुण धर्म। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, उद्गामी साक्षरता। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा कुछ ना कुछ अपने अनुभव लेकर के आया हुआ है
उसी के आधार पे आप उसको आगे बढ़ाओगे, तो वो भी उसके शिक्षण में सहयोग करेगा, मतलब हेल्प करेगा। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। जब एक विद्यार्थी को नई भाषा सिखाते हैं लेकिन वह उसे बोलता नहीं है, मतलब एक बच्चा है उसको नई भाषा सिखाई गई बट वो अपने प्रयोग में नहीं ला पा रहा है, वो बोल नहीं पा रहा लोगों से, तो इस अवधि को क्या कहते हैं? आपका वाक्य उदीयमान होगा। तो वाक्य जो आपका उदीयमान होता है उसका मतलब ही होता है बढ़ता हुआ। तो यहाँ पे बढ़ने की तो बात नहीं की जा रही है, क्योंकि वो अपने प्रयोग में नहीं ला पा रहा है, यानी वो निष्क्रिय है। जो सीख रहा है वो उसका प्रयोग नहीं कर पा रहा है, जो भाषा, तो भाषा निष्क्रिय हुई, बच्चा प्रयोग नहीं कर पा रहा है। तो इसमें प्रारंभिक उत्पादन भी नहीं होगा, आपका उदीयमान भी नहीं होगा। तो जो 13 है इसमें आपका 2 ऑप्शन से होगा मूक। मूक का मतलब ये निष्क्रिय, क्योंकि बच्चा उसका प्रयोग नहीं कर पा रहा है अपने दैनिक जीवन में या फिर पढ़ाई के दौरान भी। वो सीख तो ले रहा है पर वो प्रयोग नहीं कर पा रहा, तो वो निष्क्रिय हुआ। इसलिए इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 27 क्वेश्चन है, तो प्लीज लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा, यहाँ से आपको काफी हेल्प मिलेगी और काफी क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। ठीक है, 14 क्वेश्चन है आपका, मतलब अभिकथन है और तर्क है, यानी असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफी बनते हैं। ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। अब इसमें तर्क दिया गया है आपका, जब बच्चे पारस्परिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का प्रयोग करते हैं, यानी बच्चे जो खुद से मतलब भाषा का निर्माण करते हैं। खुद से कैसे हुआ? जैसे बच्चे ने इन्वायरमेंट से कुछ सीखा, वो उसका बिगड़ा रूप अपने आप निकाल लेते हैं। गांव में आपने बहुत देखा होगा, अच्छे से गांव में नाम रख देते हैं लोगों के, फिर लोग बिगाड़ देते हैं उसको, मतलब उस वर्ड को ऐसे बोलेंगे कि आपको सुनने में मजा नहीं आएगा। तो बच्चे खुद से जो आविष्कृत करते हैं, मतलब खुद से उसका प्रयोग करते हैं, खुद से उसकी खोज करते हैं, तो उसका बिगड़ा रूप बना देते हैं। तो जो बच्चे वो खुद से जो अपने शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तब यह सही वर्तनी लिखने को, मतलब लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है। बिल्कुल सही बात है, इसमें आपका ये जो तर्क दिया हुआ वो सही है, क्योंकि बच्चा जो खुद से प्रयोग कर रहा है भाषा का, वो उसको अच्छे से समझ में आएगा, उसके दिमाग में स्थायी रूप से रहेगा, उसका प्रयोग भी वो करने में झिझकिचाएगा नहीं। यानी आप ऐसे मान लीजिए, जब बच्चा आया, अगर उसकी जो मातृभाषा है, अगर आप मातृभाषा में जो उसकी मदर लैंग्वेज है उसमें आप अगर उससे बात कर रहे हो, तो वो बात करने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है, उसको बात करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर वहीं पे बच्चा, उसकी मातृभाषा हिंदी है और आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, बच्चा कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है, तो अच्छे से अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा। तो यहीं पे बात, इसी का मतलब यही है कि अगर जो बच्चा खुद से शब्दों का आविष्कृत कर रहा है, तो वो उसमें उसको प्रयोग करने में बहुत ज्यादा अच्छे से मतलब अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगा। ठीक है, तो वो जो उसकी योग्यता वो मंद नहीं पड़ेगी। तो ये इसका तर्क सही है, लेकिन इसका जो है अभिकथन वो गलत है, क्योंकि ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है, ये नहीं है। क्योंकि ध्वन्यात्मक जो ध्वनि होती है, जब आप सुनोगे समझोगे तभी आप लिख पाओगे। ये तो नहीं है कि आपने लिखना सीख लिया पहले और सुनना बाद में सीखा, तो ये तो नहीं है प्रोसेस। क्योंकि सीखने की जो प्रक्रिया होती है सुबोपाली से ही स्टार्ट होती है, यानी बच्चा पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर वो पढ़ता है, फिर लिखने का प्रयोग करता है। प्रोसेस यही होना चाहिए बच्चे का सीखने का, बट इसी सीक्वेंस में सीखना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। मतलब ये आप मान के चलिए कि इसी में बच्चा सीखेगा 100%, वो नहीं हो। क्योंकि आपने देखा होगा, कभी बच्चा सुनता है, बोलता है, बट वो लिखना पहले सीख जाता है, पढ़ना बाद में शुरू करता है। तो आगे पीछे भी सीक्वेंस हो सकता है, लेकिन सीखना चाहिए, इसी में सीखे जाते हैं, ये कहना गलत होगा। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो है ए गलत है बट आर सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसमें आपको मैच करने हैं। पहला है अनुमान। तो जो अनुमान होता है वो पाठ्य सामग्री के बारे में यह जानने के लिए संयोजन की पहचान शीर्षकों और चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। ए का फर्स्ट कहाँ पे है? इसमें आपका 2 ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा।
मैच कर लेते हैं। बी का आपका फर्स्ट चला जाएगा, निष्कर्ष निकालना। थोड़ा सा जो निष्कर्ष निकालना है, लेखन कैसे लिखते हैं, इसके आधार पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखन क्या महसूस करते हैं। फिर आपका है, तो ये इसमें हो जाएगा संदर्भ से जोड़कर, मतलब संदर्भ से जोड़कर देखना। तो क्वेश्चन नंबर जो सी है इसमें आपका सेकंड हो जाएगा। अपरिचित शब्दों को समझने के लिए पाठ्य सामग्री के हिस्सों से मदद लेनी चाहिए। यानी कि जब आपको समझ नहीं आ रहा है, आप मान लीजिए मातृभाषा का ही आप आधार बना के आगे सीखते हो। जैसे कि आपको हिंदी अच्छे से आती है, तो जब आप इंग्लिश सीख रहे होते हो तो उसका ट्रांसलेट आप हिंदी में ही करके सीखते हो। जो आपको आता है आप उसी को आधार बना के आगे सीखोगे, तो बच्चे का जो पूर्व नॉलेज है उसी से वो जोड़ के अपरिचित भाषाओं को सीखेगा। ठीक है, तो जो सी है इसका सेकंड हो जाएगा। जो डी है, डी का आपका जो डी है आपका, इसमें आपका फोर्थ हो जाएगा। गहन पठन का मतलब ही होता है बारीकी से पढ़ना, उसकी एक एक पॉइंट ऑफ व्यू को समझना। ठीक है, मतलब पाठ्य वस्तु में भाषा का किस तरीके से प्रयोग किया गया है, इस पर ध्यान केंद्रित करना। तो जब आप अच्छे से पढ़ोगे, एक एक वर्ड को समझोगे, तभी आप उसका अर्थ निकाल पाओगे, तभी आप उसका मतलब समझ पाओगे कि ये किस बारे में प्रयोग की गई है बात, और एटलीस्ट बात कह क्या रही है। ठीक है, तो इसमें आपका फोर्थ हो जाएगा। पाठ्य वस्तु जो है इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। शीर्ष कथन या प्रस्तावना पर मतलब ध्यान देते हुए यह अर्थ निकालना चाहिए कि सूचनाएं किस तथ्य से संचित की गई हैं। तो इसमें आपका जो पाठ्यवस्तु का शीर्षक देखते हो, तभी आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ये किस बारे में कहानी है। एक राजा रानी की कहानी, तो उसमें लिखा होगा शीर्षक, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये किस बारे में है। मेरा गांव अगर शीर्षक लिखा हुआ है तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ एक गांव के बारे में स्टोरी है। तो इससे आप अनुमान लगा लेते हैं। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भाषा के क्रियात्मक पहलू को भाषा अधिगम के डैश साथ बढ़ावा मिलता है। जो क्रियात्मक, जो फिजिकली एक्टिविटी होती हैं, तो आपका संप्रेषणात्मक होगा, संरचनात्मक या रचनात्मक या परंपरागत। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसमें आपका फर्स्ट से होगा संप्रेषणात्मक उपागम। यानी जो फिजिकली एक्टिविटी होंगी, जब आप संप्रेषण करोगे, एक दूसरे से बातचीत करोगे, खेलोगे, खेल खेल में भी लोग बातचीत कर रहे होते हैं, कोई एक्टिविटी अगर क्लासरूम में हो रही तब भी बच्चे बात आपस में कर रहे हैं, तो संप्रेषणात्मक उपागम के माध्यम मतलब के साथ ही इसको बढ़ावा मिलेगा, जो आपकी फिजिकली एक्टिविटी होती है। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें संरचनात्मक मतलब बच्चा किसी की संरचना नहीं कर रहा है, रचनात्मक बच्चा कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, परंपरागत भी इसमें नहीं होगा। इसमें फर्स्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये रहा, भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सफलतापूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति डैश कहलाती है। पहला इसमें ऑप्शन संरचनात्मक उपागम, स्थितपरक भाषा शिक्षण पद्धति, श्रव्य भाषिक पद्धति या फिर द्विभाषिक पद्धति। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसमें आपका सेकंड सही हो जाएगा, स्थितपरक भाषा शिक्षण पद्धति। अब स्थितपरक भाषा शिक्षण पद्धति क्या होती है, किस स्थिति पे हमको कैसे अपनी भाषा का प्रयोग करना है। मान लीजिए कि आप किसी शादी फंक्शन में गए, जब मतलब वो शादी में गए आप, तो जब स्टेज पे आप गए उन्हें मतलब बधाई देने के लिए, कांग्रेचुलेशन बोलने के लिए, तो ये तो नहीं आप वहां पे रोने लगोगे। अगर आप वहां पे रोने लगे तो चार लोग यही कहेंगे क्या बात भाई आपका दिमाग खराब है, तो वहां पे तो आप रोने नहीं लगोगे। अगर मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, आप वहां पे गए, तो आप वहां पे तो हंसने नहीं लगोगे। तो जब हमको ये पता होता है कि हमको कहाँ पे किस सिचुएशन में कैसे बात करनी है, कितनी मात्रा में बात करनी है, वही आपका होता है स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति। यानी आपको पता है कि हमको कहाँ पे, अगर किसी की डेथ में गए तो थोड़ा सा सैड होना है वहां पे, अगर किसी की शादी में गए हैं तो वहां पे हमको खुश होना है। तो ये होता है आपका, आपको पता है कि आपको कहाँ पे कैसे बात करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थ क्रियात्मक डैश की ओर संकेत करता है। तो इसमें आपका पहला भाषा की सामाजिक नियम, विद्यालय भाषा की नीति, विद्यालय के अनुदेश की भाषा या फिर शैक्षणिक भाषा। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसमें आपका फर्स्ट से हो जाएगा,
भाषा के सामाजिक नियम की ओर संकेत करता है, जो क्रियात्मकता होता है। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। एक अध्यापक अपनी कक्षा इस प्रकार से आयोजित करती है कि विद्यार्थी लेखन संबंधी कक्षा में मुख्य बिंदु लिख सकें, यानी बहुत अच्छे से बच्चों को डील कर रही है और बच्चों को समझ में भी आ रहा है कि कौन से पॉइंट हमको लिखने हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। रूपरेखा तैयार करके पहला प्रारूप लिख सके और सुधार करें, मतलब अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें संशोधन भी कर सके, काट पीट के थोड़ा सा सही कर लें, और अंततः अंतिम प्रारूप तैयार कर सकें। या यहाँ पर अध्यापक किस युक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, यानी बच्चा समझ रहा है, फिर उसको लगता है कि हमको कौन से पॉइंट आप मतलब उतारने हैं या मतलब लिखने हैं, वो लिख रहा है। अगर उसमें कोई मतलब जिसका प्रारूप बनाना है, कैसे हमको लिखना है, उसको समझ आ रहा है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर कुछ गलत हो पा रहा है, तो वो संशोधन करके उसको सही कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, जो टीचर ये प्रोसेस करा रहा है, उसको क्या कहेंगे? आपका प्रक्रिया आधारित अधिगम होगा, या फिर लेखन प्रक्रिया उपागम होगा, या फिर लेखन उत्पादन आधारित उपागम होगा, या फिर उद्देश्य के लिए लेखन होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है, ठीक है, इसमें आपका सेकंड से हो जाएगा लेखन प्रक्रिया उपागम, यानी वो लिखने का जो प्रोसेस है उसका प्रयोग कर रहे हैं, उसका मतलब लिखने की जो प्रक्रिया है उसका वो विकास कर रहे हैं। जैसे कि आप मान लीजिए जो ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, आपको पता है कि प्रारूप रेखा कैसे लिखना है हमको, मतलब स्टार्टिंग में ही ये पता होता है कि सारा जो ये आपका ऐसे वो किस बारे में है, उसका निचोड़ क्या है, तो हर स्टेप वाइज आपको लिखना होता है। जैसे कि बुक जो प्रकाशन होती है, जो बुक का प्रकाश मतलब लोग राइटर होते हैं जो बुक अपनी लिखते हैं, तो उनको पता होता है कि हमको प्रारूप कैसे तैयार करना है, कैसे इसमें संशोधन करना है, कैसे इसका मूल्यांकन करना है, हर स्टेप वाइज हो रहा होता है। तो उसमें लेखन की प्रक्रिया का उपागम ही होता है। तो इसमें आपका सेकंड सही हो जाएगा, उनको लिखने का जो प्रोसेस है वो उनको समझाया जा रहा है। ठीक है, 20 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी को लिखना सिखाने की विशिष्ट शिक्षण शास्त्रीय क्रम है? लिखने सिखाने की जो प्रोसेस है उसकी बात की जा रही। तो पहला आपका हो जाएगा सीधी रेखाओं और गोलों द्वारा अक्षर लिखना सिखाना, या फिर आपका होगा विद्यार्थियों के विशिष्ट प्रकार की अनेक आकृतियां बनवाना, या फिर आपका होगा विद्यार्थियों से ऊंचे स्वर में अक्षर बुलवाकर अनेक प्रकार लिखवाना। बच्चा छोटा है, आपको पता है जब बच्चा छोटा होता है वो पहले पेन उन पकड़ के ऐसे ऐसे लाइनिंग बनाना सीख मतलब शुरू कर देता है दीवालों पे, कॉपियों पे। इसको कहते हैं स्क्रिबलिंग, यानी बच्चा टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींच रहा है जिनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, बच्चे का जो पेन पकड़ने का प्रोसेस है वो विकसित हो रहा है, वो लिखना सीख रहा है और टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींच रहा है। उसके बाद आ जाता है कि जो है इसमें आपका फर्स्ट जो है सेकंड होगा, क्योंकि विद्यार्थी विशिष्ट प्रकार की अनेक आकृतियां, यानी बच्चा पहले स्क्रिबलिंग से करना सीख लेता है, फिर वो आकृति बनाना शुरू कर देता है। जैसे कि एप्पल बनाया तो एप्पल बना नहीं है एप्पल जैसा, बट वो उल्टा सीधा कुछ भी बना रहा है। ठीक है, वो पहले ड्राइंग मतलब आकृतियां बनाना शुरू कर देता है, तो ये पहला स्टेप हो जाएगा। दूसरा स्टेप है मतलब सीधी रेखाओं और गोलों द्वारा अक्षर लिखना सिखाना। तो ये जब बच्चा लाइनिंग खींचना सीख रहा है, टेढ़ी मेढ़ी उल्टे सीधे आकृति बनाना शुरू कर रहा है, तो लिखना धीरे धीरे सीख जाएगा। ये आपका हो जाएगा सेकंड प्रोसेस। फिर आपका होगा विद्यार्थियों से ऊंचे स्वर में अक्षर बुलवाकर, यानी जब बच्चे को लिखना आने लगेगा वो आकृतियां बनाना शुरू कर देगा, तो जब बच्चा 2 से 3 में पहुंचेगा तो धीरे धीरे वो बोलना शुरू करके फिर का खा गा घा ऐसे लिखना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ये फर्स्ट हो जाएगा, इसमें आपका सेकंड होगा, ये आपका थर्ड होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पहले होगा, फिर ये फर्स्ट सेकंड पे आएगा, ये थर्ड पे आएगा, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि बच्चा पहले टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींचता है जिनका कोई मतलब नहीं होता है, फिर वो धीरे धीरे उल्टी सीधी ड्राइंग बनाना शुरू कर देता है, फिर वो लिखना सीखता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रही शब्द भंडार वे शब्द हैं जिन्हें जब कोई सुनता है या देखता है तब पहचान पाते हैं, कोई भी पाठ्य सामग्री से समझ सकती हैं, या फिर दूसरे के वक्तव्य जैसे कोई बातचीत कर रहा है तब ग्रहण करते हैं,
व्यक्ति अपनी सक्रिय शब्दावली, शब्दावली का तो यहाँ पे कोई प्रयोग नहीं है। आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आया तो आप शब्दावली चेक करोगे, तो बात बात पे आप चेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो 21 जो है इसमें आपका फर्स्ट ही सही होगा कि ग्रहण, मतलब आप ग्रहण करने की यहाँ पे बात की जा रही है। आपके में ग्रहण मतलब दो प्रोसेस होते हैं, गृह्यत्मक और अभिव्यक्त्यात्मक। अभिव्यक्त्यात्मक का मतलब होता है कि हम खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब बोल करके हम सामने वाले को अपनी फीलिंग बता रहे हैं। वहीं पे आपका ग्रहात्मक होता है कि ग्रहण कर रहे हो। ग्रहण के अंतर्गत आ जाता है आपका सुनना और पढ़ना। अभिव्यक्तात्मक के अंतर्गत आ जाता है आपका बोलना और लिखना। ठीक है, ये भी यहाँ से भी कौशल, ये कौशल जो होते हैं यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे एक सुनने की बात यानी ग्रहण करने की बात की जा रही। तो जब हम कोई बात सुनेंगे, देखेंगे, तभी तो हम महसूस करेंगे उस बारे में, उसको पहचानेंगे। तो इसमें फर्स्ट आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 21 का। ठीक है, आगे चलते हैं 22 पे। बस थोड़े से क्वेश्चन बचे हुए हैं, 27 यानी 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। कक्षा 5 में भाषा शिक्षण करते समय स्त्री लाल पाठ्य सामग्री को बच्चों की पृष्ठभूमि, रीति रिवाज और परंपराओं से समृद्ध करते हैं। श्री लाल भाषा के किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं? यानी बच्चे कक्षा 5 की बात की जा रही है, और जो एक टीचर हैं उनके रीति रिवाज और उनकी परंपराएं, जो उनके कल्चर है, उसको भी इन्वॉल्व करके उनका प्रयोग कर रहे हैं। मतलब उनको पढ़ाने की जो प्रोसेस है उसमें उनका प्रयोग करके विकास कर रहे हैं। तो वो किसका प्रयोग कर रहे हैं? पहला यहाँ पे सटीकता का सिद्धांत, सामूहिकरण का सिद्धांत या अभ्यास का। तो यहाँ पे ड्रिल एंड प्रैक्टिस की कोई बात नहीं की जा रही है। ठीक है, जीवन से जुड़ाव का सिद्धांत। तो ये जो है आपका 22, इसमें 4 ऑप्शन से होगा, क्योंकि जीवन से जुड़ा हुआ है आपका कल्चर, आपके जो परंपराएं, रीति रिवाज हैं जो सदियों से चली आ रही कि हाँ होली में हमको कलर खेलना है, दीपावली में हमको दीपक जलाने, तो ये कल्चर है, ये आपकी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो जो भी परंपराएं हैं, जो भी हमारा कल्चर है, जो भी हमारे रीति रिवाज हैं, उनसे जब इन्वॉल्व होके आप सिखाओगे तो बच्चा अच्छे से सीख रहा है, और जो टीचर है इसी का ये प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, जीवन से जुड़ाव का सिद्धांत है। क्योंकि बच्चा अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराएं, जो उनका कल्चर है, कैसे हमें कपड़े पहनने, कैसे हमें लोगों से बात करनी, कैसे हमें क्या खाना है, कैसे हमको रहना है समाज में, तो ये सारा उनके रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 23 पे। 23 है ट्रांसलिंग्विलिज्म से क्या आशय है? ठीक है, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन कई भाषाओं के प्रयोग की जगह एक भाषा का प्रयोग, या फिर आपका होगा 2 भाषा को एक प्रक्रिया के रूप में देखना, न कि एक उत्पादक के रूप में। वर्तमान समय के साहित्य में बहुभाषावाद के लिए नई पदावली, या फिर आपका होगा अनुवाद की विस्तृत परंपरा के केंद्र में भाषा को रखना। तो 23 का आपका जो है 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा को एक प्रक्रिया के रूप में देखना, ना कि एक उत्पादन के रूप में। यानी जो प्रक्रिया, प्रोसेस है, भाई बच्चा पहले का खा अजीब सी आवाजें निकालता है। जब वो बच्चा 1-2 मतलब 3 महीने का होता है तो बच्चा अजीब अजीब तरीके की आवाजें निकालना शुरू कर देता है। ठीक है, उसके बाद जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो का माँ ऐसे बोलना स्टार्ट कर देता है। फिर वो 2 वर्ड मिला के बोलना शुरू कर देता है, मम्मा, पापा, मामा, ऐसे वर्ड बोलना शुरू कर देता है। उसके बाद वो मम्मी, पानी दो, एक ऐसे ऐसे वर्ड बोलना भी शुरू कर देता है। तो ये प्रोसेस ही प्रक्रिया के दौरान चलता है। इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 24 पे। भाषा शिक्षण के संदर्भ में प्रामाणिकता की अवधारणा किससे संबंधित है? प्रामाणिकता का मतलब ही होता है जैसे कि कोई ठोस सबूत है। आपने मुंह से बोल दिया कि मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है, तो क्या हो जाएगी? नहीं, उसके लिए आपको कागज पे साइन करने होंगे, बकायदा लिखना होगा, तो वो ठोस प्रमाणिक हो गई कि हाँ वो सबूत है। किसी से आपने ऐसे बोल दिया कि हाँ ये तुम्हारा है, तो क्या वो तुम्हारा हो गया? नहीं, उसके बारे में आपको ठोस सबूत देने पड़ते हैं कि हाँ एटलीस्ट आपने लिख दिया कागज पे कि हाँ ये, उस पर साइन कर दिया और फिर आपने दे दिया, तो वो प्रमाणित है कि हाँ ये है 100%। जैसे कि आप होटल जाते हो, क्लब जाते हो, तो वहाँ का मेन्यू होता है, मेन्यू जो बुक होती है वो प्रमाणिकता के ही अंतर्गत आती है। उसमें पता रहता है कि हाँ ये जो डिश है ये इतने पैसे की है, इतने रुपए की है, ये डिश इतने रुपए की है, और ये डिश इनके मतलब रेस्टोरेंट में या फिर होटल में उपलब्ध है। उनको आपको प्रमाणित, मतलब प्रमाणित के रूप में आप वो देते हैं आपको। तो जो मेन्यू होता है वो आपका प्रमाणिकता के ही अंतर्गत जाता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा।
प्रमाणिकता होता क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, जो पहला ऑप्शन है वास्तविकता संप्रेषणात्मक उद्देश्य के लिए पद्धति कार्य, दो भाषाओं में शब्द सूची, बोली और लिखी गई सामग्री या फिर आरंभिक साक्षरता। 24 का आपका थर्ड से हो जाएगा, बोली और लिखी गई सामग्री ही प्रमाणिकता के अंतर्गत आती है। इसमें आपका लिखी गई सामग्री ज्यादा आती है, बोलने से आपको प्रमाणिकता नहीं हो जाती है, क्योंकि हमने बोल दिया कि हाँ ये मेरी प्रॉपर्टी आपके नाम है तो क्या हो गई? नहीं, प्रॉपर्टी तभी नाम होगी आपके जब मैं आपको लिखित में दूंगी कि हाँ ये है। जैसे कि आपने कुछ दे दिया, अपने फ्रेंड को कहा कि ठीक है ये मेरा मोबाइल तुम्हारा है, तो क्या हो गया उसका तुम्हारा? हो तो नहीं जाएगा। आप दोगे, फिर आपने कह दिया ठीक है मेरा मोबाइल तुम्हारा है, तुमने दे मतलब उसने कहा ठीक है, फिर वो कहेगा ठीक है मुझे अपना मोबाइल दो क्योंकि तुमने बोला था। अब कह रहे हो आप कि कोई सबूत दो, भाई मैंने अगर आपसे बोला है तो आप मुझे प्रूफ दीजिए। अब कोई प्रूफ तो नहीं है क्योंकि आपने सिर्फ बोला ही था। बट अगर वहीं पे आपने लिख के दे दिया है कि हाँ ये मेरा मोबाइल आज से तुम्हारा है, आपने साइन भी कर रखे हैं, तो उसके पास प्रमाणित रूप है कि हाँ आपने प्रूफ है कि हाँ आपने ये कहा था, ये लिखा था, इस दिन आपने साइन भी किए थे। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है प्रमाणिकता का कोई ठोस सबूत होना चाहिए। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये साहित्य का क्वेश्चन है। साहित्य में अर्थ के डैश डैश हैं, ये क्वेश्चन आपके में नहीं होता, आउट ऑफ सिलेबस है, बट क्योंकि सीटेड अब क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेता है तो हो सकता है मे भी कहीं पूछ ले, तो इसलिए मैंने डाल दिया था। साहित्य में अर्थ के डैश डैश हैं, केवल एक स्तर, दो स्तर, तीन स्तर, तो इसमें अनेक स्तर की बात की जाती है। इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परीक्षण विद्यार्थी की किसी विशिष्ट कार्य से संबंधित उस उपलब्धि का मापन करता है जिसकी उसे बाद में इस्तेमाल की आवश्यकता है। यानी वो उसका परीक्षण कर रहा है जिसका उसको लगता है कि हाँ ये बाद में मेरे यूज में आएगा। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होगा या फिर सक्षमता परीक्षण होगा, निपुणता या फिर उत्पादक परीक्षण। 26 का जो है आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, निपुणता परीक्षण, क्योंकि आप उसमें निपुण हो, आपको उसमें मास्टरी ओरिएंटेशन जो होता है वो है, दक्ष हो आप उसमें, तभी आप उसका प्रयोग कर पाओगे। जैसे कि आप मान लीजिए आपको बहुत अच्छा खासा कोई टॉपिक आता है, तो जब आप उसको तभी दूसरे के सामने एक्सप्लेन कर पाओगे जब आप उसको अच्छे से समझ रहे होगे, उसको हर पहलू को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तभी आप उसको अभिव्यक्त कर पाओगे सामने वाले के सामने। ठीक है, क्योंकि उसमें जब आप सारा उसके आगे मतलब उसका सारा प्रोसेस आपको पता है, उसके बारे में आपको सारी नॉलेज है, सब कुछ आता है, अच्छे से समझ रहे हो, उसके निगेटिव मतलब जो इफेक्ट हैं क्या होने वाले, उसके पॉजिटिव जो हैं क्या होने वाले हैं, तो इसका मतलब है आप उसमें निपुण हो, आप उसमें दक्ष हो, आपको उसके बारे में सारी नॉलेज है। इसी को कहते हैं निपुणता परीक्षण। तो बात इसमें यही हो रही है कि उसको उपलब्धि जो है, उसको जो पता है, उसमें उसको पता है इसको हमको बाद में प्रयोग करना है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको पता है कि इस बारे में ये जो टॉपिक है इसको हमको आगे भी चल के मुझे हेल्प करेगा, तो आप उसको अच्छे से पढ़ोगे। लेकिन वहीं पे लगता है कि ये सब्जेक्ट मुझे इसी क्लास में पढ़नी है पर आगे नहीं पढ़नी है, तो आप उसको उस हिसाब से डील करोगे, है ना, ऐसा होता है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसीलिए निपुणता परीक्षण कहते हैं, क्योंकि आप उसमें आपको हर पहलू आपको अच्छे से आ रहे होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, वह पुस्तकें जिनमें शब्द ना लिखे हों या बहुत कम शब्द हों, जो बच्चे के दृश्यात्मक मतलब बच्चा देख करके चिंतन जो कर रहा है और अवलोकन कौशल में वृद्धि करती है, उसे क्या कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 27 है, पहला आपका चित्रात्मक पुस्तकें, विश्व कोश की तो यहाँ पे कोई बात नहीं की जा रही है, मिथ्य और अनुचित इसकी भी बात नहीं, वास्तविक वस्तुएं, तो इसमें आ रहा है बच्चा देख रहा है और उसका अवलोकन कर रहा है, तो इसमें वास्तविक वस्तुएं भी नहीं होंगी, इसमें चित्रात्मक वस्तुएं हो जाएंगी, क्योंकि हर चीज तो आप रियल लाइफ में उसको दिखा नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको ट्रेन दिखानी है बच्चे को, तो ट्रेन ला करके तो आप दिखा नहीं पाओगे, उसका चित्र बना के ही या फिर कोई चित्र बना होगा उसका एग्जाम्पल दे दोगे या उसको दिखा दोगे। तो जो बच्चे को हम चित्रात्मक रूप से दिखाते हैं, ठीक है, उसके बारे में बच्चा देखेगा, फिर चिंतन करेगा, फिर अवलोकन करेगा और अच्छे से सीखेगा। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें दृश्यात्मक चिंतन का विकास हो रहा है, अवलोकन कौशल का, यानी वो ऑब्जर्व कर रहा है, इसके नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट देख रहा है,
जो उसकी वृद्धि हो रही है वो चित्रात्मक पुस्तकों से ही होगी। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये 27 क्वेश्चन थे, मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी हेल्प करेगी। ये आप मान के चलिए, हिंदी पेडालॉजी ये तो आपके दोनों क्लासों में, मतलब दोनों पेपर में, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ये हेल्प करने वाली है। आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इसको रिविजन कर लीजिएगा। एक बार ना समझ में आया फिर से देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे आपको सीटेट से रिलेटेड सारी वीडियो मिलेंगी जो कि आपके एनसीईआरटी पे आधारित होंगी। जैसे मैंने अपना सीटेट क्लियर किया है, मैं वैसे ही आप लोगों से डिस्कस करूंगी, आपका भी सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली शाम 4 बजे यहाँ पे आपको सीटेट से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी। बाकी टीचिंग से रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट आती है, वो आपका बीपीएससी हो गया, कीवीएस हो गया, डी++ भी हो गया, कोई भी वैकेंसी आती है टीचिंग से रिलेटेड, तो आपको यहाँ से जरूर प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।